1502 कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 बढ़ जाता है जब 40 केजी के व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है। अब देखिए 40 वाला गया है और एक नया आ गया। आने से अगर एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब आने वाला व्यक्ति जाने वाला से ज्यादा का था, है ना, तभी तो एवरेज बढ़ेगा। तो गया है 40 वाला, आ गया कितना वाला मुझे नहीं मालूम, लेकिन आने से जो एवरेज है वो 1.5 वर्ष से बढ़ गया। इसका मतलब आने वाला जो व्यक्ति है वो जाने वाले व्यक्ति से अधिक, कितना अधिक, तो सर इतना अधिक कि 15 व्यक्ति था, एक गया एक आया तो 15 ही रह गया। तो 15 व्यक्ति का एवरेज अगर 1.5 से बढ़ा दिया, इसका मतलब है कि आने वाला व्यक्ति जाने वाला से 22.5 ज्यादा था। यानी कितने का था? 62.5। 62.5 केजी का व्यक्ति आया है, आ गया है 40 वाला। आने से एवरेज बढ़ा है, इसका मतलब आने वाला का उम्र जाने वाला से अधिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब सर इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 45 व्यक्ति का औसत उम्र 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष है को एक अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का उम्र क्या होगा? देखिए सर, 45 व्यक्ति है, ओके, और इस 45 व्यक्ति में से एक व्यक्ति बाहर गया, उसके जगह पर एक नया व्यक्ति आ गया। ठीक है, अब सुनिएगा, जो व्यक्ति बाहर गया है उनमें से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल है, वो व्यक्ति बाहर गया, उसके जगह एक नया व्यक्ति आया। आने से अगर एवरेज 1/9 साल कम गया, आने से अगर उसका उम्र 1/9 साल कम गया, तो नए व्यक्ति का उम्र क्या होगा? तो सीधी सीधी सी बात है, नए का उम्र जाने वाले से कम है, इसीलिए एवरेज घट गया। तो जाने वाले से कम है यानी 60 से कम है। कितना कम है? इतना कम है कि 45 लोगों का एवरेज 1/9 से कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5। अब 60 में 5 घट गया तो कितना? 55। यानी कि जाने वाले लोग कितने साल के थे? 55 साल के थे। आने वाले लोग कितने साल के थे? 55 साल के थे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया? ठीक है, अब सर आप इसको देखिएगा ध्यान से। 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 से बढ़ जाता है। सेमी है, अपने बनाइएगा। 12 नाविक का औसत वजन 1/3 से बढ़ जाता है अगर 55 साल का एक व्यक्ति जाकर नया व्यक्ति आता है। तो अगर किसी के आने से एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब आने वाला व्यक्ति का उम्र जाने वाला से ज्यादा। कितना ज्यादा? इतना ज्यादा कि 12 व्यक्ति का औसत 1/3 केजी से बढ़ा दिया। तो आप ही बताइए कितने केजी का आने वाला लोग है? 59 केजी का। ठीक है, या इसको बनाने का एक तरीका ये भी हो सकता है,
अगर किसी के आने से एवरेज बढ़ा है तो हमारे टीम को लाभ हुआ। कितना लाभ? 12 लोगों का एवरेज 1/3 kg से बढ़ गया, यानी 4 kg का लाभ। तो लाभ होता कब है? जब कोई एवरेज से ज्यादा आता है। इसका मतलब आने वाले की उम्र जो होगा वो जाने वाला से ज्यादा, तो जाने वाला 55 का है, उससे ज्यादा वाला आएगा, तो मित्र आएगा कितना वाला? 59 वाला। कल लगता है हर जगह क्लास बंद है क्या? अब कौन बताएगा कि बंद है कि खुला हुआ? छोड़िए, जब बंद नहीं किए हैं तो क्या बंद करेंगे? मतलब फाउंडेशन बंद नहीं किए हैं, हम अपना कोचिंग चालू रखे हैं। आगे बढ़िए। अरे वो बात नहीं है, कहने का मतलब है कि सर इस क्लास का टाइम टेबल नहीं है। अरे टाइम टेबल नहीं है, टाइम टेबल पर तो क्लास हो रहा है। ये कोई मतलब हुआ बोलने का? जो बोला गया उसी टाइम पे तो आए हैं। क्रिकेट के 11वें मैच में 100 रन बनाता है, जिसके कारण 5 एवरेज बढ़ जाता है। रन का वर्तमान औसत क्या होगा? तो सुनिए सर, सुनिए ना, 11 पारी तक के औसत को ए मान लेते हैं, तो 11 पारी तक का योग क्या होगा? 11 ए हो जाएगा। 12वां पारी में 100 रन मारे हैं, तो ये हो गया 12 पारी का योग। और आपको पता है कि 12वां पारी में 100 रन मारने से 12 पारी, सॉरी 11वें मैच में 100 मारा है ना, तो 11वें पारी में 100 मारा है, तो 10 पारी का औसत ए मान लीजिए। तो 10 का औसत ए मान लीजिएगा तो योगफल 10 ए हो जाएगा। 11वां पारी में 100 रन मारे हैं, अगर हम उसको इसमें जोड़ देते हैं तो ये सब 11 पारी का योग हो गया। तो कहा 11वां पारी में 100 रन मारने से हमारा जो एवरेज है वो 5 बढ़ जाता है, यानी पहले ए माने थे तो अब ए प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है सर। 10 पारी तक एवरेज ए, तो योगफल 10 ए। 11वां पारी में 100 रन मारे हैं तो 10 ए प्लस 100, ये हुआ 11 पारी का योग। अब यही चीज हम दूसरे तरीका से भी निकालेंगे। क्या? तो 11वां पारी में 100 रन मारने से एवरेज 5 बढ़ गया, यानी ए प्लस 5 एवरेज हो गया है 11 पारी का। तो ये भी हो गया 11 पारी का योग, ये भी हो गया 11 पारी का योग। जैसे ही इक्वेट करते हैं तो यहां से हो जाएगा 10 ए और प्लस 100 बराबर 11 ए और प्लस 55। इसका मतलब ए का मान कितना? 45। ये जानते हैं ये निकला है क्या? ये निकला है 10वीं पारी तक का एवरेज। 10वीं पारी तक का एवरेज। हमें चाहिए रनों का वर्तमान औसत, तो रनों का वर्तमान औसत क्या होगा? तो सर पहले एवरेज 45 था, 5 बढ़ गया, तो रनों का वर्तमान औसत नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा? सर नोटिफिकेशन रेगुलर क्लास में लाइव रहिएगा तब ना नोटिफिकेशन मिलेगा। कल जब क्लास शाम में हो रहा था तो कल शाम में बोला गया था, ये कोई सब दिनमा बैच थोड़ी है, इसमें जैसे क्लास खत्म होता है उसी समय नोटिस मिलता है। चलिए नेक्स्ट। हुआ कि बाउंस कर गया? ठीक। अब आइए इस क्वेश्चन पर। एक बल्लेबाज का 40 पारी तक औसत 50 है। कहा उसमें मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर, मैक्सिमम स्कोर मिनिमम से 172 ज्यादा है। अगर इन दोनों मैक्सिमम मिनिमम वाले को हटा दिया जाए तो बाकी बचे 68 पारी का औसत जो है, सॉरी 38 पारी का औसत, वो हो जाएगा 48। तो सुनिए, 40 पारी का अगर औसत है 50 तो योगफल कितना होगा? 2000।
इनमें से कहा 2 पारी को हटा दिया जाए तो बचे हुए 38 पारी का एवरेज 48 यानी योगफल ये हो जाएगा। जैसे ही 40 पारी के योग में से 38 पारी का योग घटाइएगा मेरे मित्र 174 नजर आएगा। इसमें 2 पारी है, एक वही मैक्सिमम वाली पारी एक है मिनिमम वाली पारी। क्वेश्चन ने कहा कि मैक्सिमम पारी मिनिमम पारी से 172 ज्यादा, इसको x मान लीजिए, x से 172 ज्यादा तो हो जाएगा x प्लस 172। आप जानते हैं इन दोनों का योगफल ही कितना है 174। तब तो सर यहां से x का मान कितने आ जाएंगे, तो यहां से x का मान आ जाएगा, जरा घटा के देखिए तो ठीक है, 8 8 64 ना 176 होगा, 176। ये हाँ 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। अब x का मान 2 हो जाएगा, x का वही मान 2 इसमें पुट कर दीजिए तो मैक्सिमम पारी कितना हो गया 174। तो मैक्सिमम पारी हो गया 174। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आइए। अब सर इसको देखिए, एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 24.85, अगली पारी में 52 रन देकर 5 विकेट लिया, जिसके कारण उसका औसत 0.85 कम हो गया। उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेट की संख्या क्या होगा। अब आप मुझे ये बताइए सर, पहले तो ये बताइए गेंदबाजी औसत अगर 24.85 है, इसका मतलब है कि वो पहले 24.85 रन देकर तब 1 विकेट लेता था, हर 24 रन पर 1 विकेट। अचानक अंतिम मैच में वो रोबोट बन गया, 52 रन देकर 5 विकेट ले लिया, यानी कि 10.4 रन देकर 1 विकेट हासिल कर लिया, यानी हर 10 रन पर वो 1 विकेट हासिल करता चला गया। तो उसका अंतिम पारी में ये एवरेज बन गया। ये उसका घटिया एवरेज है, इसका बढ़िया एवरेज है। कहा जैसे ही घटिया एवरेज और बढ़िया एवरेज को मिलाते हैं तो कुछ ना कुछ तो एवरेज सुधरेगा। तो कहा सर एवरेज में 0.85 का सुधार आया, यानी कि पहले से एवरेज घट गया। गेंदबाज का औसत सुधारना मतलब घटना, बल्लेबाज का औसत सुधारना मतलब बढ़ना, ठीक है। तो इनमें से ये घट जाएगा तो 24 रह जाएगा। अलग अलग एवरेज, कंबाइंड एवरेज लिए, इसी का डिफरेंस लीजिए तो इन दोनों का अंतर लीजिएगा तो 0.85 रहेगा, और इन दोनों का अंतर लीजिएगा, इन दोनों का अंतर लीजिएगा सर, तो क्या हो जाएगा, हाँ ये 6 हो जाएगा, 23 में 10 गया तो 13 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए कि हम डेसिमल हटा दें, आप भी हटा दीजिए। तो देखिए 17 × 85 और 17 × 8 136, यानी ये बन जाएगा 16 अनुपात कितना 5। क्या बन जाएगा 16:5, 16:5, सॉरी 16:1। तो 16:1 मेरे दोस्त बन गया। तो पता है 16 क्या है, अंतिम मैच से पहले विकेट की संख्या। आई है अंतिम मैच में विकेट की संख्या, तो अंतिम मैच में विकेट की संख्या 1 जो दिख रहा है वो 5 है। हमें कहता है अंतिम मैच तक कितना विकेट लिया, तो 16 और 1 17 रेशियो। तो बोलिए 1 रेशियो का मान 5 तो 17 रेशियो का मान 85,
यानी अंतिम मैच तक में 85 विकेट लिया है। अगर अंतिम मैच से पहले की बात किया जाता तो सर 16 पंचे 80 विकेट ही लेता वो। आप लोगों का बात मान लिया गया है और आज से रिक्शा की दौराई मार्केट में चालू हो गया है। हाँ, अब चालू हो गया है तो निरंतर चलता ही रहेगा। 8 बजे सुबह में। आगे बढ़िए। बढ़े सर? ठीक है, आइए। अब सर इस पर आइए, इसको देखिए। किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे। यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ गई तो भोजन पर प्रतिदिन खर्चा 42 बढ़ गया, लेकिन प्रत्येक छात्र का औसत 1 घट गया। छात्रावास का प्रारंभिक खर्च क्या होगा? देखिए सर, अगर हम छात्रावास का ओल्ड एवरेज मान लेते हैं, पुराना औसत, यहां ध्यान दीजिए, प्रति व्यक्ति पुराना औसत खर्च, यहां ध्यान दीजिए, प्रति व्यक्ति पुराना एवरेज खर्च को यदि हम x मान लें, ध्यान दीजिए, को हम x मान लें, मान लेते हैं कि हर व्यक्ति पहले x रुपए खाता था तो 35 व्यक्ति था, एक व्यक्ति x रुपए तो 35 व्यक्ति 35x रुपए। अब 7 व्यक्ति नया आ गया तो खर्चा 42 बढ़ गया, तो ई हो गया सर नया खर्चा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 35 लोग में 7 लोग और जुड़ जाएंगे तो 42 लोग हो जाएंगे। लेकिन 42 का एवरेज जब देखने गए हैं तो कहा पुराना एवरेज से 1 घट गया, तो लोगों की संख्या एवरेज खर्च, ई भी हुआ पुराना, ई भी हो गया पूरा खर्च, ई भी हो गया पूरा खर्च, तो दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। इधर लेके आएंगे -7x होगा और उधर लेके जाएंगे -84 होगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 12। हमें सिर्फ कहता है कि बताइए पुराना खर्च मेरा क्या होगा। तो पुराना खर्च कैसे? तो पुराना खर्च था कितना? 35x, तो 35 और गुने 12, तो पुराना खर्च हो गया 420। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अरे पुराना प्रति व्यक्ति खर्च x रुपया माने तो 35 लोग हैं तो 35x हैं, लेकिन 42 खर्चा और बढ़ गया। कब? जब लोग 7 और आ गए, तो 35 लोग और 7 लोग 42 लोग, लेकिन इस 42 लोग का एवरेज जो है वो पहले से 1 घट गया। तो पहले एवरेज x था, अब एवरेज 1 घट गया, तो 42 लोग का एवरेज x -1, तो 42 गुना x -1, ये भी हुआ 42 लोगों का खर्चा और उधर भी है 42 लोगों का खर्चा, दोनों जुड़ गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है दूसरे तरीका से बताते हैं, बताएं? अच्छा ठीक है, देखिए डायरेक्ट ऐसे कहिए, 1 लोग x रुपया तो 35 लोग 35x रुपया। अब 42 रुपए खर्च और बढ़ गए, क्यों? क्योंकि 7 लोग और आ गए, तो नई खर्च बटे नई संख्या बराबर नया एवरेज। तो नया एवरेज क्या है? पहले से 1 कम है। ऐसे भी सोच सकते हैं, तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा? 12। आपसे कहा पुराना खर्चा, तो पुराना खर्चा 35x है, तो 35 गुना 12, ये हो गया पुराना खर्च 420। बनाने को हम इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का आपको अभी एक्सपेरिमेंट दिया जाए। बगल में एग्जाम है, पहले एग्जाम दीजिए। चलिए आगे बढ़ें। ठीक, नहीं सर वो दूसरा क्वेश्चन है। देखिए वो सब क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है,
ओकरा पर जरा एक्सपेरिमेंट करिएगा, गलत हो जाइएगा, तो फिर उस समय पछता के कोई फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा सटीक तरीका भी दिया हूं जिसको कि यूज करना है, ठीक है। समय रहता तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते। चलिए इसको देखिए, 7 लगातार संख्या का औसत 20 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 लगातार संख्या है तो सबके बीच का अंतर एक समान होगा। हमें कहा एवरेज, तो याद रखिएगा जब हर पदों के बीच का अंतर एक समान हो तो एवरेज एकदम मिडिल में होता है। तो आज मिडिल में जाइएगा, 3 गो है ने 3 गो है ने, तो एवरेज तो यही हो जाएगा। तो यही हमारा जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा? 20 हो गया। अच्छा, ये हमारा एवरेज आया है। बड़ी संख्या पूछेगा तो लगातार संख्या है ना, एक एक बढ़ेगा, 21 22 और ये 23, ठीक है। लगातार संख्या है, एक एक बढ़ेगा। 709 रामे 709, आइए 710। अब इसको समझिए सर, ये क्या है? ए अनुपात बी 7:9, बी अनुपात सी 5:7, ए और सी का अनुपात क्या होगा? डायरेक्ट ऐसे बनाइए, ए अनुपात बी 7:9 हो गया, बी अनुपात सी अगर 5:7 हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, कॉमन पार्ट को बस काट दीजिए, ए और सी बन जाएगा 5:9। ये तो ऐसे बनाइए, नहीं तो ऐसे बनाइए, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी ये है, बी अनुपात सी ये है, जिसके आगे खाली उससे भरो, जिसके पीछे खाली उससे भरो, करो गुना। 35 45 और 63, हमें चाहिए ए और सी। ए है 35, अब सी है 63, 7 5 35 और 7 9 63। ऐसे भी कर सकते हैं। ए बी और बी सी का रेशियो दिया है, ए बी सी का रेशियो तुरंत निकाल दीजिए। जिसके आगे खाली उसे भर दीजिए, जिसके पीछे खाली उसे भर दीजिए। हाँ, सेम करने कई मेथड हैं, आप बीच वाले सेम कर सकते हैं, ठीक है। जो टर्म दोनों में कॉमन है उसको सेम कर दीजिए। अरे हम क्या बोले, कई मेथड है सर, लेकिन चलने दीजिए, एग्जामिनेशन बगल में है, अब क्वेश्चन भी कराना है। अब इसको देखिए, यहां ध्यान दीजिए, ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है, ए डी का मान पूछा है। अगर फर्स्ट एंड लास्ट पूछेगा तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ए बी है 3 4, बी सी है 5 7 और सी डी है 8 और 9। अगर आपको डायरेक्ट पूछ दिया पहला और अंतिम, तो कॉमन पार्ट को काटना होगा। इधर कोई है कॉमन पार्ट? 3 3 9 और 4 दूनी 8, तो डायरेक्ट निकल गया ए और डी। इधर से 10 और इधर से 7। हो गया होगा एकदम। चलिए आगे, इसके बाद बीच में एंट्री कराएंगे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसको देखिए, ए बी बी सी और सी ए का रेशियो दिया है, ए प्लस बी प्लस सी दिया है, सी का मान पूछ दिया है। अब यहां देखिए, बहुत ही सिंपल है। ए अलजेब्रा में ऐसा कराए थे क्या? अलजेब्रा में ऐसा कराए थे? कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अरे अलजेब्रा में कराए थे सर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, जोड़ दीजिए 2ab और c हो गया। अब बराबर इधर हो जाएगा 15 6 21x, तो 2 गुना इसका मान दिया है कितना? 14। अब बराबर 21x, यहां से x का मान निकलेगा 4/,
x का मान 4/3। हमें c का मान पूछा है, तो ए बी सी तीनों मिलके 14। c तभी मिलेगा जब हम यहां ए बी रखेंगे, तो ए बी यहां से निकाल लीजिए, 4/3 करिएगा हो जाएगा 8। आप यहां 8 रखिएगा तो इसका मान क्या होगा, 6। हो गया होगा, बढ़िए हैं। बढ़े, ठीक। देखिए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है, इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है, 2 दिन पहले ही मिल गया, सेट में ही अवेलेबल है। इसी बार ये क्वेश्चन आया था, देखिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और बराबर हो गया 7, 6 और 5। आपसे ये भी कहा गया कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 27 है, 27 है, तो बताइए 1/a, 1/b और 1/c का रेशियो क्या होगा। ऑप्शन था 3, 6 और 4, 3, 2 और 4, 4, 3 और 6, 3, 4 और 2। आइए जरा इसको समझिए क्या है। अब देखिए सर, चूंकि हमसे पूछा गया है, चूंकि हमसे यहां पूछ दिया गया कि सर आप बताइए रेशियो, तो सर रेशियो में मान दिया हुआ है और रेशियो में पूछ रहा है, तो मैं तो समझता हूं कि इसका कोई प्रयोग ही नहीं है। उसका यूज तब करेंगे जब एग्जैक्ट मान निकालना हो, नहीं तो काहे इसका इस्तेमाल करके समय बर्बाद करेंगे। हम वही से काम कर सकते हैं। देखिए कैसे, ए बी बी सी सी ए जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 ए 2 बी और 2 सी, इधर 7, 6, 13, 5, 18, तब तो a प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा 9 रेशियो। अब दोस्त मेरे अगर ये तीनों मिलके 9 रेशियो, जिसमें a प्लस बी 7 है, तो a प्लस बी 7 और तीनों मिलके 9 है, तो c कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए तो जरा सा, यहाँ देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिए, b और c दोनों मिलके 6 है, और जिसमें c हो गया 2, तो b क्या होगा, तो b हो गया 4। अब तीनों मिलके 9, और जिसमें ये है 6, तो ये क्या होगा, 3, निकल गया। 1/3, 1/4 और 1/2, 12 एलसीएम होगा, 12 से गुना कर दीजिए, 4, 3 और 6। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। समझे। एगो चाय लाने के लिए, तो चाय मंगाना है। हो गया ना, आगे बढ़िए। नेक्स्ट बढ़िए। हाँ ये हो चुका है। अब सर इस क्वेश्चन पे आइए। आप जानते होंगे कि जब 2 टर्म दिया होता है, तो इसका जो हम लोग मध्य अनुपात निकालते हैं, हाँ 2 टर्म का जो हम लोग मध्य अनुपात निकालते हैं, वो क्या, √AB, तो हो जाएगा 3 और प्लस √2। उनमें से ये हमारे पास देखो तो जरा सा, दोनों में क्या कॉमन आएगा जी,
जी 4√2 है ना, तो 4 कॉमन आ जाएगा, ये 3 - √2 हो जाएगा। 4 कॉमन कर लेंगे, 3 - √2 हो जाएगा। धन्यवाद, 3 - √2। अब आप ये देखिए यहां से क्या होगा, ये तो 4 है, a + b a - b, तो a² अब -b², फाइनली हो जाएगा 2 कितना 7। बढ़ते रहिए, 2√7। दो टर्म का मध्य अनुपात होता है √AB। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सर भरा जाए, ठीक है भरिए। अब इसको देखिए, तृतीय अनुपात, ये दो टर्म जब भी रहेगा, अगर इसका थर्ड प्रपोर्शन मांग दिया, तो यदि इसका थर्ड प्रपोर्शन मांग दिया तो थर्ड प्रपोर्शन होता है b²/a, तो हो जाएगा 24 × 24 और बटे 9, 8 × 8 64। इस क्वेश्चन का आंसर होगा b²/a, ये होता है थर्ड प्रपोर्शन। ये आप सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें, ठीक है सर। आप जरा इसको देखिए, 117 को बांटना था, वैसे बांट दिया ऐसे, किसको मैक्सिमम फायदा होगा और कितना? तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड रेशियो में लाइए, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12। 12 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस रेशियो में ए बी सी के बीच बांटना था, लेकिन वो बांट कैसे दिया? लेकिन वो बांट दिया 2, 3 और 4 के रेशियो में। कैसे बांट दिया? 2, 3 और 4 के रेशियो में बांट दिया। तो ए बी सी का रेशियो हो जाएगा 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 के रेशियो में। सवाल है किसके हिस्से में सबसे अधिक जाएगा और कितना? तो अगर हम ऐसे बांटते हैं तो बोलिए सर, 6, 4, 10, 3, 13, तो 13 रेशियो का मान अगर 117 होता है तो 1 रेशियो का मान 9 होगा, तो 6 रेशियो का मान 54, और 4 रेशियो का मान 36, और 3 रेशियो का मान 27। अब देखिए ध्यान से आप इसको समझिएगा, इन तीनों को जोड़ने से आएगा 9, तो 9 रेशियो का मान कितना? तो 9 रेशियो का मान 117, 1 रेशियो का मान हो जाएगा 13। 1 बराबर 13, तो 2 बराबर 26, 3 बराबर 39 और 4 बराबर 52। तो ये अपना हो गया ए बी सी तीनों का मान। बताइए, ए को तो नुकसान ही हुआ, बी को थोड़ा सा फायदा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा सी को हुआ। कितने का? 25 का फायदा हुआ सी को। सबसे मैक्सिमम फायदा सी को हुआ है और 25 का फायदा हुआ है। क्या सर बेला पार लगेगा? अच्छा, आ जाइएगा ना कोऑर्डिनेट जो मैं पढ़ने के लिए रात में 8:30 है। 8:30 से 10:30 क्लास चलेगा। 2 घंटा चल गया सर तो बहुत चल गया, उसको कम मत समझिए। आ कोऑर्डिनेटर 2 घंटा में आपको अंदाजा भी नहीं होगा कितना खींचा जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 घंटा में 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन।
आप जब रात आइएगा, सीट जब आपके हाथ में आएगा, तब हमको रिप्लाई दीजिएगा किस एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए आइए बताइए। अच्छा सर, यहां करते क्या है पहले ये बताइए। दो संख्या का अनुपात 5:7 है। आपसे कहा गया कि प्रत्येक से आप 9 घटा दीजिए, तो रेशियो 7:11 होगा। अब आप ही बताइए, सेम चीज घटाया गया तो रेशियो में डिफरेंस सेम होना चाहिए, लेकिन यहां 2 यहां 4, डिफरेंस कहां सेम है? तो इन दोनों के अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई, और उनके अंतर से नीचे, उनका अंतर 2 का है 2 से मल्टीप्लाई, इनका अंतर 4 का है तो 4 से मल्टीप्लाई। अब आप ही बोलिए 20 से 14, तो कहिएगा सर 20 से 14 होना मतलब 6 की कमी, और 14 से 22, अरे ये क्या हो गया, हाँ सॉरी, 28 से 22 6 की कमी, यहां भी 6 की कमी, यहां भी 6 की कमी, तो यही जो 6 की कमी दिख रहा है वही है 9 की कमी। तब तो यहां से एक रेशियो का मान होगा 3/2। हमसे कहा दोनों संख्या का अंतर, तो दोनों का अंतर देखिए कितने का है, एक है 20 एक है 28, दोनों का अंतर 8 का है। 8 रेशियो का मान 8 गुने 3/2, यानी कितने हो जाएंगे सर, 12। या तो ऐसे बनाइए, नहीं तो डायरेक्ट कहिए अनुपात की राशि x, पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 7, दोनों में से 9 घटा दीजिए तो रेशियो बनेगा 7:11। इधर बन जाएगा 55x और इधर 99, इधर 49x और इधर 63, 49 आके घट जाएगा 6x, और ये उस पार जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, x बराबर कितना 6। अब x बराबर 6, दोनों का अंतर मांगा है तो दोनों का अंतर यहीं देख लीजिए, 2x हो गया, 2 गुना 6 कितना बनेगा 12। बढ़ जाए, ओके है, जल्दी कीजिए। आप एकदम टेंशन मत लीजिए, मैं बनाने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, एक दो नहीं, कई एक तरीके हैं। जो तरीका बोलिएगा वैसे रिलाई किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। ध्यान दीजिए, अब मेरे चेहरे पे मुस्कान थोड़ा आ गया है। अब कितनों डराइएगा, अब नहीं डरेंगे। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है, खर्च 3:4 के अनुपात में है। यदि वे 1800 और 1600 की बचत करते हैं तो बी की मासिक इनकम क्या होगा? सर, अगर मैं इनकम की राशि को x मान लेता हूं तो आप सब जानते हैं कि सर ए का इनकम 5x और बी का इनकम 6x। आपको इतना तो पता ही है कि इनकम में से अगर खर्च घटाऊंगा तो सेविंग आएगा, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि इनकम में से अगर सेविंग घटा देते हैं तो भी खर्च आता है, यस और नो? तो लीजिए, 5x का कमाया 1800 बचाया, 6x कमाया 1600 बचाया, इनकम माइनस बचत बराबर खर्च, इनकम माइनस बचत बराबर खर्च, तो ये दोनों ही खर्च है, और इसी खर्च का रेशियो दिया है 3:4। 4 से करेंगे 20x माइनस 7200, ये 18x और माइनस में 4800, यहां से आएगा 2x और बराबर ये चला जाएगा 2400,
यहां से x का मान आ जाएगा 1200। अब x बराबर 1200, कहता है बी का मासिक इनकम क्या होगा, तो बी का मासिक इनकम होगा 12 छके कितना, 7200। ऑप्शन नंबर डी। सुबह से आपके बैच से पहले एको वो चाय नहीं पिया था, इसलिए अभी चाय पी लिया। आप में से जिनका एनटीपीसी का एग्जाम है वो तो जाइए एग्जाम देने, और जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है बल्ले बल्ले हैं, लगे रहिए आप भी। अब हर शनिवार हम रिलाई करते रहेंगे। क्या वो आ जाएगा जल्दी, वो बोल के थोड़ी देता है। रेशियो घटा करके तभी लिख सकते जब सेविंग सेम रहता। आज सेविंग सेम नहीं है, तो बनाने के लिए बोलिएगा तो हम एक और दूसरे तरीका से बता देंगे। ना 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 ना, वैसे थोड़ी होता है। यहाँ आइए ना, देखिए ये कमाया है 5:6 के रेशियो में, कमाने के बाद ई बचत किया 1800 का, ई बचत किया 1600 का। इनकम माइनस बचत खर्च, इनकम माइनस बचत खर्च, इसलिए खर्च का रेशियो दिया है 3:4। कुछ मत करिए, डबल क्रॉस सिस्टम का प्रयोग करिए। 16 तिया 4800, और यहां से देखिए 18 चौको 7200, और ये 4 पंचो 20 और 6 तिया 18। आप खुद ही देख लीजिए, 20 में 18 गया 2, 4800 में माइनस 48 में माइनस 7200 जाएगा तो 2400। 2 रेशियो का मान 2400, 1 रेशियो का मान 1200। हमें कहा दूसरा का इनकम क्या होगा 6, 1 बराबर 12 तो 6 बराबर 72। इस मेथड में क्या होता है कि जो वैल्यू पहले से रहता है वही ओरिजिनल रहता है। ठीक है, तो उतना टाइम नहीं है इसलिए सब एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर रहे हैं। ओके, इसमें जानते हैं क्या है, डाटा सेम रहे कि डिफरेंस सेम रहे कि ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ भी नहीं करना है। जब इतना छेड़ दिए तो पैतरा छेड़ लीजिए, हो गया। सबसे बड़ी बात है कि इसका इस्तेमाल किस अवस्था में करते हैं। पहले लिखिए, एक घंटे में 20 क्वेश्चन के रफ्तार से हमें काम करना चाहिए। चलिए यहां देखिए तो सर, पहले सुन लीजिए। पहले दो संख्या का अनुपात ए अनुपात बी है। अगर आप दोनों में कुछ जोड़ रहे हैं या दोनों में कुछ घटा रहे हैं, एक में कुछ और जोड़ रहे हैं एक में कुछ और जोड़ रहे हैं, एक में कुछ और घटा रहे हैं दूसरे में कुछ और घटा रहे हैं, एक में कुछ जोड़ रहे हैं दूसरा में कुछ घटा रहे हैं, एक में कुछ घटा रहे हैं दूसरा में कुछ जोड़ रहे हैं, इनमें से कोई भी प्रोसेस उनके साथ कर दिए और उनका रेशियो बदल गया, तो याद रखिएगा इसी अवस्था में हम डबल क्रॉस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इनमें से कोई भी प्रोसेस होगा सबके लिए सत्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखिए ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जामिनेशन में अगेन एंड अगेन आता है। समझने की कोशिश करिएगा, एक बार में तो समझ में ऐसे भी नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष पहले ए और बी के इनकम का रेशियो 2:3 था। 1 वर्ष पहले बोले तो लास्ट ईयर ए और बी का जो मेरे दोस्त इनकम रेशियो था, ए और बी के जो इनकम रेशियो थे वो क्या था, 3:2। अब मेरे मित्र और देखिए, ये लास्ट ईयर
और इस साल ए और बी का अलग अलग इनकम है, जानते हैं। लास्ट ईयर ए बी का देखे तो ये नजर आया, लेकिन अब क्या हुआ, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर ए का अलग से देख रहे हैं, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर बी का अलग से देख रहे हैं। तो रेशियो हमें 2:3 ए का नजर आ रहा है और 3:4 बी का नजर आ रहा है। बड़ी प्यार से देखिएगा। अब आपसे मैं ये बोलता हूं, इस वर्ष ए और बी के कुल इनकम का योग 21,500 रुपया है, तो बी के वर्तमान इनकम को ज्ञात करें। पहले तो आप लोग ऐसे इसको समझने की कोशिश करिए, ध्यान से देखिएगा। क्या चले क्या? ओके। अब सर यहां पे थोड़ा फोकस इसलिए करना है, ये समझ के मैं ये कहता हूं कि मेरा 2020 का इनकम मान लीजिए 5 लाख रुपए, तो 2020 में अगर 5 लाख इनकम है तो कोई बोलेगा 5 लाख, कोई 20 लाख नहीं बोल देगा जी। चश्मा पहन के देखो, चश्मा उतार के देखो, 5 का 5 लाख नजर आएगा। तो कहने का मतलब साफ है कि लास्ट ईयर ए यहां 3 है और वही लास्ट ईयर ए यहां देख रहे हैं तो 2 नजर आ रहा है। ये संभव है? कभी संभव नहीं है। एक ही समय का इनकम किसी एक ही व्यक्ति का हम जितनी बार देखेंगे सेम नजर आना चाहिए। नहीं नजर आ रहा है, सेम कर दीजिए। तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 बनाने के लिए 2 से गुना और 6 बनाने के लिए 3 से गुना। यहां 2 से तो यहां भी 2 से, और यहां 3 से तो यहां भी 3 से। यहां तक समझ में आया सर? अब यही कारनामा बी के लिए देखिए। लास्ट ईयर बी का इनकम यहां 4 नजर आ रहा है, उसी लास्ट ईयर बी का इनकम यहां 3 नजर आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? लास्ट ईयर बी का इनकम 4, उसी लास्ट ईयर बी का इनकम यहां 3। संभव है? सेम होना चाहिए। क्यों? एक ही समय का एक ही व्यक्ति का इनकम जितने तरीके से देखें सेम नजर आना चाहिए। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 12। तो 12 बनाने के लिए 3 से गुना, 12 बनाने के लिए 4 से गुना। अब इधर 4 से गुना तो इधर भी 4 से गुना। अब वहां 3 से गुना कर दिए ना, तो ये सब ऑलरेडी बैलेंस था। जो बैलेंस चीज है उसमें एक में छेड़ दीजिएगा, सब में छेड़ना पड़ेगा। उसमें 3 से गुना किए, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। हैं? देख लीजिए ना, बैलेंस वाला अभी भी बैलेंस है। लास्ट ईयर ए 18, लास्ट ईयर ए 18। कहां चेंजिंग हुआ? अरे चेंज नहीं ना हुआ जी। लास्ट ईयर 12 तो लास्ट ईयर 12। कहां कोई दिक्कत है? हो गया, कहानी खत्म। अब जैसे ही कहानी खत्म हुआ, क्वेश्चन कहा इस वर्ष ए और बी की कुल इनकम अगर इतना है तो बताइए बी की वर्तमान इनकम क्या होगा। अब ये देखो दोस्त मेरे, इस वर्ष ये ए है और इस वर्ष ये बी है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये होगा 9 तिया 27 और ये होगा 16। 27 और 16, अरे 27 प्लस 16। तो वर्तमान प्रेजेंट में ए और बी का इनकम 27 और 16 43 रेशियो, और यही है 21,500। किसी एक, एक रेशियो का मान क्या होगा? 500। हमसे पूछा गया बी की वर्तमान इनकम, तो बी का प्रेजेंट इनकम अगर हम निकालने चले जाएं, बी का प्रेजेंट इनकम निकालने चला जाए तो क्या होगा? 16 ना। तो 16 रेशियो का मान अगर हम निकालते हैं तो एक रेशियो का मान 500, तो 16 रेशियो का मान हो जाएगा कितना भाई? 16 पचे 80, 8,000 हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल का प्रीवियस क्वेश्चन करवा दीजिए सर। अरे आपको नहीं बोलना है सर, हम है ना, क्या टेंशन ले रहे हैं?
मेंसुरेशन और ज्योमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस मिला करके कम से कम तो मान लीजिए कि वही रहेगा सिर्फ 150। इधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट का 10-15 क्वेश्चन मिला करके और आपका बाबाय कर देंगे। बाकी डीआई वगैरह अपने बनाइएगा, डीआई वगैरह तो आप बना ही सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़िए, हम करा देंगे हजूर, टेंशन मत लीजिए। मेरा तो पूरी कोशिश रहेगी कि परसों परसों अंतिम हो। क्या सर, आगे बढ़िए। चश्मा पूरा मुस्कुरा रहा है, ये पक्का इसका अफेयर होगा, ध्यान दो। आगे बढ़ें। हाँ तो क्या, याद आते रहता है। हाँ ध्यान दीजिए, क्रॉस कनेक्शन मत रखना, हालत खराब हो जाएगा। आगे देखो, खैर छोड़िए उस सब बात पे। आइए समझिए, अगर प्रोटोकॉल, हाँ प्रोटोकॉल में रह के काम करें तो मजा आ जाएगा, लेकिन चूंकि बॉडी जो है ना ओवरलोड जब एक्सेप्ट करता है तो प्रोटोकॉल तोड़ना पड़ता है। चलते चलते क्लास में सिर्फ लड़का हैं, लेकिन हाँ प्रोटोकॉल ज्यादा नहीं तोड़ते हैं समझिए। हाँ तो क्या, आपको यहाँ पर पढ़ने आएगा, अलग ही एकदम व्हाट्सएप पर चटियाने। हाँ तो बोलूंगा ही बाद में चटिया लेना रख लो, क्या दिक्कत है। व्हाट इज दिस, यहाँ पर कोई बच्चा थोड़ी है, सब ग्रेजुएट है, ध्यान दीजिए। हम सब समझता हूं, अब बच्चों सब समझता है। चलिए वो सब छोड़िए, पॉइंट पे आइए सर, नहीं तो हमको दूसरा नाम भी दे देगा लोग अरे हम तो थोड़ा कम बोलते हैं सर, आपको तो पता नहीं है। जो लोग 50 पार है ना, हम 50 पार लोग के साथ भी काम किया हूं, तो सब आया, सब यूपीएससी से 4-4, 5-5 बार इंटरव्यू में छटाए हुए लोग पैरामाउंट के अंदर काम करते हैं। तो उन लोगों के साथ जब पहली मेरी क्लास थी, तो पहली क्लास में जैसे ही मीटिंग में बैठा उन लोगों के बीच, तो मेरे मुंह बंद थे, क्योंकि मैं शौक था ये हो क्या रहा है। मतलब वो लोग बिल्कुल ओपन, उन लोग का एक ही बात कहना है, घुंघरू पहन के नाच जाएंगे और समझा तो देवे करेंगे, लेकिन मुंह थोड़े सी लेंगे। क्लास में ऐसा बोल देता था कि मतलब हम शौक हो जाते थे। एगो सच्ची कहानी बताता हूं, आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, ऑफ कैमरा। कंटेंट की बारी आएगी तो सभी पीएचडी होल्डर हिला नहीं सकते हो, एक शब्द नहीं। काम होना चाहिए, बकवास तो होते रहता है। चलिए, बीच में मेरा भी मन था थोड़ा बकवास कर लिया, आओ ध्यान दो।
अंडा खाने से पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। आ चलो ध्यान दो। ए बी और सी, ए बी और सी बचत का अनुपात 9, 8 और 6 है। वे अपनी इनकम 40, 20 और 60% खर्च कर देते हैं। एबीसी का इनकम अगर 80,000 है, बी का खर्च और ए का आय बताइए। अच्छा सर ये बताइए, मैं जितना कमाता हूं उतना बचा लेता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? 100% सेविंग। 100% सेविंग इज कॉल्ड इनकम। समझते हैं? अरे मैं पूरा पूरा बचा लिया, मतलब क्या? जो कमाया सब बचा लिया, तो पूरा बचत ही हमारा क्या होता है? इनकम होता है। तो 100% की बचत इनकम होता है। आज इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है सर, जरा वो समझिए। बचत दिया हुआ है दो तरीका से, बचत ही दिया हुआ है दो तरीका से। पूछिए कैसे कैसे? एक बचत तो सर दिया है रेशियो के अंदर 9%, 9, 8 और 6 के रेशियो में। एक क्या कर दिया है, ये प्रतिशत में खर्च दे दिया है। तो प्रतिशत में खर्च से बचत तो निकाले सकते हैं। ए अगर 40% खर्च करता है तो बचाता 60 होगा। बी अगर 20% खर्च करता है तो बचाता 80 होगा। सी अगर 60% खर्च करता है तो बचाता 40% होगा। आप लोग जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं सर, प्रतिशत में 60 बचाया तो रेशियो में, प्रतिशत में 80 बचाया तो रेशियो में, प्रतिशत में 40 बचाया तो रेशियो में 6। मैं चाहता हूं आप 100% सेविंग निकालो, क्योंकि 100% सेविंग ही क्या कहलाता है? 100% सेविंग ही इनकम कहलाता है। अब ध्यान दो सर, 60% का मान 9 तो 20% का मान 3, तो 100% का मान 15, 80% का मान 8, 10% का मान 1, तो 100% का मान क्या होगा? 10। 40% का मान 6, तो 20% का मान 3, तो 100% का मान 15। इस तरीके से ए, बी और सी का इनकम आ गया। ए का इनकम, बी का इनकम, सी का इनकम। अगर हम तीनों का इनकम जोड़ देते हैं, ये 40 रेशियो नजर आएगा। यही इनकम है 80,000। एक रेशियो का मान होगा 2,000। एक बराबर 2,000, तो 15 बराबर 30,000, 10 बराबर सर 20,000 और फिर 15 बराबर 30,000। समझते हैं कि नहीं? अब लीजिए, अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या दिया है? बी का खर्च और ए की इनकम। तो ए का इनकम कितना है? 30,000। तो ए का इनकम 30,000 है और बी का खर्च, तो बी का यदि हमें खर्च निकालना होगा तो बोलिए बी का इनकम कितना? 20,000। अब 20,000 का बी कितना खर्च करता है? 20%। बोले तो क्या? बोले तो 4,000। तब बी का खर्च हो गया, पहले बी का खर्च है तो पहले 4,000 आंसर जाएगा, और फिर ए का इनकम है तो 30,000 आंसर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर। ये अच्छा सवाल होता है सर। चलिए सर आइए ध्यान दीजिए।
चलिए नेक्स्ट। अब ये देखिए, एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। ऐसा सवाल टाइम एंड डिस्टेंस में कराए हैं क्या? नहीं। एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। जितने समय में शिकारी कुत्ता 6 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 7 छलांग लगाता है, किंतु शिकारी कुत्ते के 5 छलांग खरगोश के 6 छलांग के बराबर है। तो शिकारी कुत्ता और खरगोश के गति का रेशियो क्या होगा? देखिए सर, ये रहा कुत्ता और ये रहा खरगोश, ठीक है। अब यहां देखिए, समान समय में कुत्ता 6 छलांग लगाता है जबकि खरगोश 7 छलांग लगाता है। समान समय में कुत्ता 6 छलांग लगाता है जबकि खरगोश 7 छलांग लगाता है, किंतु कुत्ते के 5 छलांग खरगोश के 6 छलांग के बराबर है। कुत्ते का 5 छलांग खरगोश के 6 छलांग के बराबर है, तो शिकारी कुत्ता और खरगोश के गति का अनुपात क्या होगा? इस समान समय में ये लोग छलांग लगाया है और उसके बाद दूरी में क्या रिलेशन है? तो दूरी में रिलेशन कहता है कुत्ते का 5 छलांग जो है वो खरगोश के 6 छलांग के बराबर है। बस इतना याद रखिएगा, समान समय का छलांग और उसमें दूरी में क्या रिलेशन है, ये लिखते ही आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 छाके 36 और 7 पचे 35, यही हो गया स्पीड का रेशियो, ठीक है। समान समय के छलांग और उसके बाद दूरी में रिलेशन। ये बोलेगा समान समय में कौन कितना कितना छलांग लगाता है वो लिख दीजिएगा, उसके बाद किसका कितना छलांग किसके कितने छलांग बराबर है वो लिख दीजिएगा और क्रॉस गुना करके डाल दीजिएगा, वही स्पीड हो गया, ठीक है। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं बट ये शॉर्टकट है, अपना शॉर्टकट उड़ा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट लिखा गया होगा, ओके। अब सर ये देखिए, ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे। 25 पैसे है कि 10 पैसे है? 10 पैसे के सिक्के की संख्या का रेशियो, ये मेरे दोस्त 2:3 क्या है? 5। आपसे कह दिया कि कुल मेरे भाई कुल 120 रुपया है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? ये याद रखिएगा कि जब सिक्के की संख्या का रेशियो दिया रहता है तो उसका कुल वैल्यू दिया रहता है। अगर वैल्यू का रेशियो दिया रहेगा तो सिक्कों की संख्या दिया रहता है। आज अगर मैं यहाँ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालूं तो पहले हमें संख्या से वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे वैल्यू निकालेंगे? ये देखिए, ₹1 के 2 सिक्के का वैल्यू 2 होगा, 50 पैसे के 3 सिक्के का वैल्यू 1.5 होगा, 10 पैसे के 5 सिक्के का वैल्यू क्या होगा? 0.5। आज अगर मैं वैल्यू को जोड़ देता हूं तो 2 और 2 कितना हो जाएगा जी? 2 और 2 हो जाएगा 4, और इसी 4 का मान कितने हैं? तो 4 का मान हो जाएगा 120। एक रेशियो का मान कितना होगा? 30। और जब एक रेशियो का मान 30 हो जाएगा तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए? तो सर ये 1.5 और इंटू कितना? 1.5 और इंटू हो जाएगा। सुनिए, वैल्यू पूछेगा ना, वैल्यू पूछेगा तब वैल्यू वाले रेशियो का प्रयोग करिएगा, लेकिन संख्या पूछेगा तो संख्या वाला रेशियो का ही प्रयोग करिएगा। जब एक का मान 30 हो गया तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का मान निकालिए। तो 30 दिया कितना? 90। तो हमारा आंसर हो जाएगा 90। वैल्यू थोड़ी ना पूछा है, हमसे पूछा है संख्या, तो संख्या का मान संख्या वाले रेशियो से निकलेगा।
संख्या का मान संख्या वाले रेशियो से निकलेगा। जल्दी करिएगा, आगे बढ़ें। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हटा दें। अब मेरे दोस्त इसमें आ जाओ। ये देखो क्या लिखा है, 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के कुल 550 सिक्के हैं। तो हमसे ये कह दिया है कि 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के कुल 550 सिक्के हैं, जिनके मूल्यों का अनुपात दिया है, यानी वैल्यू का रेशियो दिया है 3:2:1। देखिए जब वैल्यू का रेशियो दिया रहेगा तो सिक्कों की कुल संख्या आपको मालूम रहेगा। तो ऐसा कीजिए सर, क्या ऐसा कीजिए, ध्यान देते हुए, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो आज अगर हम संख्या का रेशियो लेंगे तो ध्यान से देखिए, 2 रुपए के कितने सिक्के लें कि मूल्य हो जाए 3 रुपए, तो कहिएगा 1.5। 1 रुपए के कितने सिक्के लें कि मूल्य हो जाए 2 रुपए, तो 1 रुपए के 2 सिक्के लीजिए। 50 पैसे के कितने सिक्के लें कि मूल्य हो जाए 1 रुपए, तो हो कितना, तो आप कहिएगा 50 पैसे के 2 सिक्के लेंगे तब ना मूल्य 1 रुपए होगा जी। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे दोस्त ये 1.5 रुपए, ये 1.5, 2 और ये 2, आप जानते हो 2 रुपए के कितने सिक्के लेंगे कि मूल्य 3 होगा, 1.5। 1 रुपए के कितने सिक्के लूं कि मूल्य 2 होगा, 2। 50 पैसे के कितने सिक्के लें कि मूल्य 1 रुपए होगा, 2। अब मैं कहता हूं कि आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करिएगा तो 4 और 1 5, यानी 5.5। तो 5.5 हो गया सिक्कों की कुल संख्या, जो दिया हुआ है 550। तो यहां से 1 रेशियो का मान क्या होगा जी, तो 1 रेशियो का मान होगा 100। और जब 1 रेशियो का मान 100, तो 2 रुपए वाले कितने सिक्के, तो 2 रुपए वाले सिक्के देखिए 1.5 है, संख्या का रेशियो है ना, तो संख्या का मान संख्या के रेशियो से ही आएगा। तो 1 रेशियो का मान होगा 1.5 और गुने में 100, यानी क्या हो जाएगा 1.5। कितना हो जाएगा 1.5। हो गया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। लिखाया था सर, ओके लिखिए। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आइए सर। सोने का मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक सोने को इसके अनुपात में तोड़कर बेचने से 4620 रुपए का नुकसान होता है, तो बिना टूटे सोने का मूल्य क्या होगा। पहले तो आप मुझे ये देखिए कि एक सोना का टुकड़ा है जो 3 भाग में बट गया, और जब 3 भाग में बट गया तो इनके वजन को 3, 2 और 1 के रेशियो में बताया गया। इसका मतलब जब ये 3 भाग में नहीं बटा होगा तो उस समय 3, 2, 5 और 1 6, इसका वजन 6 रहा होगा। तो आप तो जान रहे हैं कि जो प्राइस अभी दिखाया जा रहा है, प्राइस के बारे में क्या बोला है, भार के वर्ग के समानुपाती। तो भार को स्क्वायर कर दीजिए, कितना बनेगा 36। अगर आप यहां पर प्राइस लेने जाते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहां प्राइस क्या बन जाएगा 14। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब नहीं टूटा था तो प्राइस 36, आज टूट कर बेचे हैं तो 14। तो देखिए टूटने से नुकसान रेशियो में कितना हुआ, तो रेशियो में नुकसान हो गया है 22 की। तो 22 की नुकसान आपको हो रहा है कब, जब प्राइस कितना 36। नुकसान 22 का तब हुआ है जब हमारे मूल हीरा का प्राइस है 36,
लेकिन क्वेश्चन कहा कि रियल में हमें नुकसान हुआ है 4620 की। तो बताइए उस समय प्राइस क्या होगा। तो 22 का मान 36 है, तो 4620 का मान 36/22 गुने 4620। यहां से अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो 22 दूनी 46 और 22 एकम 22, 0 6 एकम 6 और 36 दूना 72। अब 72 और 3 कितना 75। 7560 रुपया उस सोने का वजन है जब सोना टूटा नहीं था। देख रहे हैं, तो 36 में बिकेगा और टूटे तो 14 में, यानी नुकसान 22 का। तो 22 का नुकसान जब उस समय ओरिजिनल प्राइस 36, लेकिन वो कहा नहीं सर नुकसान 4620 का हुआ है। तो बोलिए ओरिजिनल प्राइस क्या। 22 नुकसान के लिए प्राइस है 36, तो 4620 नुकसान के लिए प्राइस क्या होगा 7560। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हो गया होगा सर, ऐ हो गया जी, बड़े हैं ओके। एकदम काम करते चलिए सर, काम करते चलिए, हो जाए तो बोलिए हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि सर एक रेलवे स्टेशन के, दो रेलवे स्टेशन के बीच फर्स्ट क्लास एसी और सेकेंड क्लास एसी, ठीक है, के किराया का अनुपात, के किराया का अनुपात मेरे मित्र ये 4:1 है। फिर कहा तो यात्री जो सवार हुए हैं उनकी संख्या 1:40 है। अरे यार ये कोई लॉजिक हुआ। सिंपल सी बात है, आदमी यहाँ किराया टिकट ऐसे नहीं कटाता है, और ऊपर से चरगुना प्राइस रखेगा तो कहां से कटाएगा हैं। देखो ना, प्राइस जब चरगुना था तो आदमी एगो चढ़ा, और जब 1 रुपया प्राइस था तो 40 आदमी चढ़ गया है। अब देखिए जहां तक राजस्व की बात है तो राजस्व दिखाता हूं, बोलिए। हाँ हाँ, 4 रुपए टिकट का दाम, एक आदमी चढ़ेगा तो किराया, 1 रुपए टिकट का दाम, 40 आदमी चढ़ेगा तो किराया 41, यही ना सर, सॉरी 40 से कम 40। तो यहां से रिवेन्यू मिला 4 और यहां से कमाई हुआ 40, तो टोटल रिवेन्यू, तो टोटल रिवेन्यू होगा 44। अब सर इस 44 का टोटल रिवेन्यू का मान कितना है 1100। यहां से एक रेशियो का मान क्या होगा, तो 11 चौके 44 और 11 से 100 बार में, तो एक रेशियो का मान 25। और जब एक रेशियो का मान 25, कहा प्रथम श्रेणी से कितना कमाई होगा, तो 4 रेशियो का मान होगा 25 चौके 100, यहां से हमें 100 इनकम होगा। आगे बढ़िए। आगे बढ़े, ठीक। दो मोमबत्तियां जिनकी लंबाई आपस में समान है, एक ही समय जलाया जाता है। पहली मोमबत्ती 5 घंटे में और दूसरी मोमबत्ती 4 घंटे में खत्म हो जाती है। मान लें कि प्रत्येक मोमबत्ती एक नियत गति से जलती है, तो जलाने के कितने देर के बाद पहली मोमबत्ती और दूसरी मोमबत्ती के बीच 3:2 का रेशियो रह जाएगा। दोनों मोमबत्ती की लंबाई एक समान है, पहला और दूसरा। क्वेश्चन ने कहा पहला मोमबत्ती स्वतः 5 घंटे में जल जाती है, जबकि दूसरा मोमबत्ती स्वतः 4 घंटे में जलती है। अगर हम टोटल यहां से एफिशिएंसी ले लें तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा 20। 5 घंटे में 20 जलेगा, ध्यान दीजिएगा। जानते हैं सर, आज हम मोमबत्ती की लंबाई 20 माने हैं, हमें कहा कि मोमबत्ती की लंबाई एक समान है।
अब समान लंबाई की मोमबत्ती में एगो 5 घंटा में स्वतः जलती है, एक 4 घंटा में स्वतः जलती है, तो मोमबत्ती की लंबाई क्या होगा? तो मैंने कहा इसी दोनों कैल्शियम ले लो। अगर इसी दोनों कैल्शियम लीजिएगा तो 20, यानी दोनों मोमबत्ती की लंबाई 20। अगर कोई मोमबत्ती 5 घंटा में जलती है, यानी घंटा में 5 घंटे में 20 जलती है, तो 1 घंटे में 4, और 4 घंटे में 20 जलती है, तो 1 घंटे में 5 जलेगा, यही ना। अब देखो एक का लंबाई 20 है, ठीक है सर, एक का लंबाई 20 है कि दोनों की लंबाई 20 है? दोनों की लंबाई। हम मान लेते हैं कि जलाने के बाद 3:2 होने में टी घंटे का टाइम लगा। क्या? टी घंटे का टाइम लगा। अब ध्यान दीजिएगा, टी घंटे का टाइम लगा। तो मैं पूछता हूं 1 घंटे में 4 जलेगा तो टी घंटे में 4 टी जलेगा, 1 घंटे में 5 जलेगा तो टी घंटे में 5 टी जलेगा। तो देखो सर, जो कम जला है वो ज्यादा बचेगा, जो ज्यादा जला है वो कम बचेगा। तो कहा गया बची हुई लंबाई का रेशियो 3:2 है। सही तो है, कम जल गया ज्यादा बचा, ज्यादा जला तो कम बचा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये हो जाएगा 40, ध्यान दो, ये हमारा हो जाएगा 40 और माइनस 8t। अब बराबर ये होगा 60 और माइनस 15t। 15t इस पार आएगा 7t हो जाएगा, और 60 उस पार जाके 20 हो जाएगा। तो सर यहां से t बराबर कितना होगा? 20/7, बोले तो 2 सहित 6/7। हो गया होगा? चलिए आगे बढ़िए। हो गया ना सर? ठीक। आप जरा सा इस पे आइए और इसको समझिए। एक रेजिमेंट में अफसर और सैनिकों की संख्या का अनुपात 3:31 था। युद्ध के दौरान 6 अधिकारी और 22 सैनिक शहीद हो गए। उसके बाद रेशियो 1:13 रह गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में है, युद्ध से पहले कोई मरा है जी? युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या, युद्ध से पहले कैसे कोई शहीद हो जाएगा? आइए देखिए, युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। अब ये देखिए सर, ऑफिसर और सोल्जर, इनकी संख्या का रेशियो पहले 3 अनुपात क्या था? 31। अगर मैं अनुपात की राशि x मान लेता हूं तो 3x ऑफिसर थे, 31x सोल्जर। युद्ध के दौरान 6 ऑफिसर शहीद हो गए, 22 सैनिक शहीद हो गए। तब इनका रेशियो 1:13 रह गया। 13 तिया 39x और 13 छके 78 बराबर 1 से करेंगे 31x और माइनस हो जाएगा 22। 31x आके घटेगा 8x और ये जाके जुड़ेगा, तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तब तो x का मान कितने? 7। अब x का मान अगर 7 हो गया तो अफसरों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 सते 21। 3 सते 21। हो गया ना? ठीक है, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी बिल्कुल,
आज 3 का मल्टीपल आप लगा दीजिएगा 21, बगल में 24 भी ऑप्शन में रहेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ओके ना, इसलिए मैंने तरीका भी सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखिए सर, सेना चयन लिखे थे, नहीं लिख पाए, बैक करें। सेना चयन प्रक्रिया में सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 3:1 था। अगर 80 आवेदन कम किया होता, 40 लोग कम चुने जाते, तो सेलेक्टेड और रिजेक्टेड का रेशियो 4:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने इस प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? एक काम करिए, सेलेक्टेड और रिजेक्टेड का रेशियो 3:1 है। अगर इसका रेशियो 3:1 है, 3 चुना गया, 1 रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब टोटल कितने हैं? 4। मैं अगर अनुपात की राशि x बोल दूं, 3x चुना गया, 1x रिजेक्ट हो गया, यानी कि वहां पर टोटल लोग कितने आए थे? तो टोटल लोग आए थे 4x। ठीक है, टोटल आवेदन 4x आया था। अब हमसे कहा गया अगर 80 आवेदन कम आया होता, यानी टोटल जो आवेदन आया था उसमें से 80 आवेदन कम आया होता, और जो लोग टोटल चुने गए थे उसमें से 40 कम चुने गए होते, तो टोटल और चुने गए का रेशियो नया वाला क्या होगा? तो नया वाला तुझे ना टोटल और चयन नहीं, चयनित और अचयनित का रेशियो दिया हुआ है। तो कहा उसके बाद चयनित और अचयनित इस रेशियो में नजर आता, 4 चुना, 1 नहीं चुना, इसका मतलब टोटल 5, यानी कि टोटल आपको 5 नजर आता, और जिसमें चुना गया 4 नजर आता, क्योंकि यहां पर टोटल और चुने गए को ही उठाए थे, तो यहां पर टोटल और चुना गया ही लिखेंगे। ओके, अब यहां से देखो 16 और 15 तो 100 हो जाएगा, 320 और इधर 200 तो 120 हो जाएगा। तो मेरे मित्र x का मान 120 आ गया। हमें चाहिए था टोटल आवेदन, तो 4 गुने 120 यानी 480। टोटल आवेदन 480। हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। ध्यान दें, भरें। हो गया, ठीक है सर। अब इस पर आइए। अब यहां देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है पूरी पृथ्वी पर जल और थल 2:1 है। उत्तरी गोलार्ध में थल और जल 2 और 3 है। दक्षिणी में थल और जल, देखो जी है यहां देखिए सर, उत्तरी में थल और जल दिया है, और दक्षिणी में भी थल और जल पूछ रहा है, लेकिन पूरे पृथ्वी पर थल जल नहीं दिया है, जल थल दिया है। तो अगर ये जल और थल है 2:1, अब मैं अगर थल और जल निकाल लूं तो, हाँ पूरा मेरे दोस्त यहां देखो, अगर मैं पूरे अर्थ पर थल और जल का रेशियो लूंगा, तो जल थल 2:1 है, तो थल और जल होगा 1 और 2। ओके, अब ये कारवां उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी हो रहा है। उत्तरी गोलार्ध में देखिए जरा सा, थल और मेरे मित्र जल का रेशियो दे रखा है कितना? 2:3। हमें दक्षिणी गोलार्ध में जल और थल का रेशियो क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में थल और जल का रेशियो क्या होगा?
सर अब एक बात पूछते हैं आपसे, एक थल और दो जल, मैं अगर 100 और 200 कर दूं तो कोई दिक्कत? तब तो पानी और जल मिलाकर 300 हो गया। तो पानी और जल 300 हो गया, तो पृथ्वी के अनुसार मैथमेटिक्स यही मानती है कि जितना उत्तरी गोलार्ध में है उतना ही दक्षिणी में है। तो टोटल जो ये 300 है ना, उसका आधा उत्तरी गोलार्ध मानती है मैथमेटिक्स और आधा दक्षिणी गोलार्ध मानती है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर 150 दीजिएगा तो 2 और 3 5, तो 5 का मान अगर 150, 2 और 3 5, अब 5 का मान अगर 150 तो 1 का मान 30, तो 2 का मान 60 और 30 का मान 90। अब आपसे सीधा सा सवाल है कि पृथ्वी पर 100 जमीन है और 100 जमीन में 60 जमीन उत्तरी गोलार्ध में आ गया, तब तो 40 जमीन दक्षिणी में बच गया। टोटल 200 पानी पृथ्वी पर और 200 में 90 इधर आ गया, तो बच गया 110, यानी 4:11। यही होगा दक्षिणी भारत में जल और थल और जल का रेशियो। थल और जल का रेशियो हमें लगता है कि 2-3 टॉपिक और है इसके अंदर। एक मिक्सर एलिगेशन होगा, एक एज प्रॉब्लम होगा और एक पार्टनरशिप होगा, यही ना? अब तो यही सिर्फ बचा हुआ है, बाकी तो पूरा हो ही गया है। 2 ही बजे तक क्लास लेंगे सर, फिर शाम में आइएगा। हाँ 2 ही बजे तक क्लास चलेगा। कारण क्या है कि बीच में फिर बैच गड़बड़ हो जाएगा। 8:30 एकदम 8:30 से 10:30, 10:30 में गेट बंद होता है, तो 10:30 तक क्लास चलेगा। हो गया? ठीक हो गया? ओके। आप सर यहां आइए, तो देखिए ये हो गया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है। कपिल 50,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार स्टार्ट करता है। 3 महीने के बाद सोनू 70,000 रुपए लगा के व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ बांटा जाएगा? सर यहां देखिए, उतना क्या सोचते हैं, मत सोचिए कुछ भी, गर्दा उड़ा देंगे किसी भी तरह से। हाँ वो सब मत सोचिए। अब 700 पार हैं। अब ब्रह्मा जी का अलावा कोई नहीं रोक सकता है। ब्रह्मे जी रोक देंगे तो अलग बात है। आइए देखिए, 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद, देखो जी आप सब जानते हैं लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है। तो कपिल जो है वो 50,000 रुपया लगाया 12 महीने के लिए, लेकिन सोनू 3 महीने बाद आया, यानी कि केवल 9 महीना रहा। कितना के साथ? 70,000 के साथ। तो बोलिए लाभ का रेशियो क्या होगा? 4 0 से 4 0 गया, और यहां 4 तिया 12 और 3 तिया 9, बन जाएगा 20 अनुपात कितना? 21। हमें कहा टोटल लाभ किस रेशियो में बटेगा? तो लाभ इसी रेशियो में बटेगा। लाभ इसी रेशियो में बटेगा। क्या करें सर? फाउंडेशन बैचर को मिला के चलना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, तो सब गड़बड़ा जाएगा। आगे बढ़ें। ठीक, आप तो देखिए कि पिछला बैच को हम 12:30 में ना छुट्टी देकर 12 में छुट्टी दे दिए। 3 व्यक्ति ए और बी सी, ए बी सी 3,000 नहीं 30,000, 26,000 और 39,000 लगाते हैं। साझेदारी का यह शर्त है कि उनकी पूंजी में जो ब्याज होगा उन्हें पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि वर्ष के अंत में लाभ का वितरण उनके द्वारा प्राप्त ब्याज के अनुपात के अनुरूप हो, है? कुछ छूट गया इसमें? आज कोई बात नहीं, रहने दीजिए, इसको देख कर करा देंगे। क्या है क्वेश्चन इसके अंदर? स्किप करिए। सर खुला हुआ है, क्या बंद रखिया है?
बाहर सब बंद है। कौन कौन कोचिंग बंद है हमको बताइए। अच्छा, ईद को लेकर के ये सब कोचिंग बंद है ना, तो ऐसा हो सकता है कि ईद को लेकर के और क्लास अगर बंद भी रहता है तो आपका क्लास थोड़ी बंद रहेगा। आपका क्लास वो तो हम अगर देख लेते हैं, हालांकि अभी हम बोले नहीं है किसी बैच में, तो श्योर है कि लड़का सुबह के शिफ्ट में आएगा तो सुबह के शिफ्ट हमको पढ़ाना है। अगर ईद का बुला दिए हैं तो सर पहले से बंद करते तो कुछ और बात होता। अब अभी बंद करेंगे तो लड़का ऐसे भी आ जाएगा, लड़का को नोटिस नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं, वो बात की बात है, पहले इसको खत्म करने दीजिए ना। ए बी और सी तीनों एक साथ व्यापार स्टार्ट करता है, उनके द्वारा लगाए गए धन का अनुपात ये है, अप्राप्त लाभ का अनुपात मेरे मित्र ये है, तो उनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो देखिए समय का अनुपात क्या होगा, तो समय बराबर क्या होता है सर, हाँ यहां सुनिए ना, यहां देखिए पूंजी को जब समय से गुना करते हैं तो लाभ आता है। हाँ सर, सबका साथ सबका विकास, सबके त्योहार को समान सम्मान है ना, ये बापू का देश है, ध्यान दीजिए। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, समय बराबर लाभ बटे क्या होगा, पूंजी, लाभ बटे पूंजी। तो मैं चाहता हूं कि आप एक काम करिए, यहां ध्यान दीजिए, लाभ को मेरे मित्र ऊपर लिखिए, ABC है, आप लाभ को ऊपर लिखिए, ऊपर लिखिएगा लाभ को 5:8 क्या होगा 4। इनके द्वारा लगाए गए समय का रेशियो क्या होगा, तो समय का रेशियो हो जाएगा समय का, अच्छा समय निकालना ही है, पूंजी दिया हुआ है, पूंजी का रेशियो दिया हुआ है 8:6:3, हमें निकालना है समय, तो समय बराबर होता है लाभ बटे पूंजी, क्या लाभ बटे पूंजी और लाभ बटे पूंजी। तो मैं कहूंगा इन्हें स्टैंडर्ड रेशियो में बदल दीजिए, तो 8 6 और 3 कैल्शियम 24, 24 से गुना कर दीजिए, 8 तिया 24 ती 15 हो जाएगा, 6 चौके 24 ती 32 हो जाएगा, 3 8 तो 8 चौके देखिए सर 3 8 तो 8 चौके भी क्या हो जाएगा 32, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, बढ़िए, बढ़ाया जाए। सुबह देख लेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आपका क्लास तो एनी हाउ चलना है, चाहे किसी भी सूरत में हो आपका क्लास चलेगा। बस तीनों क्वेश्चन है तो पार्टनरशिप खत्म ही कर देता हूं। चलिए सर इसको देखिए ध्यान से, अरे सीधी सी बात है, पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप कोई टफ टॉपिक नहीं है, वो आप सबको पता है, इसलिए हम उसको नॉर्मल क्वेश्चन लेकर के खींच दिए हैं। ए बी और सी एक लघु उद्योग में हिस्सा लेते हैं, ए को कुल पूंजी का 1/4 लगाता 1/5 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 लगाता 1/4 समय के लिए, और सी शेष पूंजी लगाता है शेष समय के लिए। यदि कुल लाभ 17,400 रुपए हो तो उसमें बी का हिस्सा क्या होगा। तो यहां देखिए सर, ए, ये रहा बी और ये रहा सी, ये ए है, ये अपना बी है और ये अपना सी है। ये देखिए डायरेक्ट आप लाभ का रेशियो लीजिए, तो क्या कहिएगा सर, ए ने 1/4 धन लगाया है 1/5 समय के लिए, बी ने 1/3 धन लगाया है 1/4 समय के लिए, और सी
शेष पूंजी लगाया है शेष समय के लिए, तो शेष पूंजी और शेष समय कैसे निकलेगा? तो देखिए ए ने 1/4 धन यूज किया है, अब बी ने 1/3 धन यूज किया है, यानी 7/12 धन यूज किया। तो 12 में 7 यूज कर लिया तो 12 में क्या बचा? 5। तो 12 में से 5 बच गया। और उसके बाद शेष समय, तो समय का इस्तेमाल कितना हुआ है? ए ने इस्तेमाल किया 1/5 समय, बी ने इस्तेमाल किया 1/4, तो हो गया 9/20। 9/20 बोले तो 9/20 बोले तो 11/20, यानी 11/20 समय का इस्तेमाल किसने किया है? सी ने। अरे 20 में 9 समय का इस्तेमाल ए भी कर लिया, 20 में 11 बच गया, उसका इस्तेमाल सी ने किया है। अब इसको अगर स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना हो तो 20 है, 12 है और 240 है, तो मैं तो यही कहूंगा कि 240 से गुना कर दीजिए टोटल में, तुरंत लाभ का रेशियो आ जाएगा। इससे कटेगा 12, इससे कटेगा 20 और इससे कटेगा 55, यही हुआ तीनों का रेशियो। हमें चाहिए बी का हिस्सा, तो बी को मिलेगा 20 कितना में? 87 में। तो बताइए सर, 17,400 में क्या मिलेगा? 200 गुना 20 कितना हो जाएगा? 4,000। हो गया होगा? नेक्स्ट, अब ये देखिए ए और बी कोई साझे में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाता है। 8 महीने बाद ए अपने को कार्य से हटा लेता है, तो लाभ का बंटवारा इस रेशियो में होता है। बताइए बी ने कितने समय के लिए धन लगाया है? बहुत आसान है, ए ने 5 धन लगाया है 8 महीने के लिए, क्योंकि 8 महीने के बाद ए हट गया व्यापार से। बी ने 6 धन लगाया, कितने समय के लिए नहीं मालूम है ना, तो मान लेते टी समय के लिए। ए की पूंजी ए का समय, बी की पूंजी बी का समय, बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। सॉल्व करिए, 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 से कट जाएगा 4, तो समय बराबर क्या होगा? 4 तिये 12। समय बराबर क्या होगा? 4 तिया 12। हो गया ना? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए हो गया, बढ़े। अब सर इसको देखिए, ए, बी और सी ने किसी बिजनेस में 7, 5, 4, 5 और 7 के अनुपात में निवेश किया है। सी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। यदि उन्हें 36,000 की कुल लाभ होता है, जिसमें से वह 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं, तो बी को कितना धन मिलेगा? ये देखिए सर, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा अपना सी, ठीक है। अब ये 4:5:7 के अनुपात में धन लगाते हैं। इस धन लगाते हैं, कहीं समय का जिक्र नहीं है, तो फिर जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होगा। लेकिन क्वेश्चन कहा कि सर सी है निकम्मा, जिसके कारण
सी को एक्टिव होने पर जो मिलता आज मिलेगा उसका आधा, तब तो लाभ का एक्चुअल रेशियो हो जाएगा 8:10:7। कहता है 36,000 के कुल लाभ में से क्या मिलेगा, अगर 25% धनराशि फिर से री इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, तो एकरा में से 1/4 धनराशि अगर इन्वेस्ट कर देगा तो बांटने के लिए क्या बचेगा, तो बांटने के लिए केवल 3/4 धनराशि बचेगा, यानी 27,000 रुपए आपस में बटेंगे। तो बोलिए सर इनमें बी का हिस्सा क्या मिलेगा, बी को मिलेगा 10 कितना में, 25 में, तो बताइए 27,000 में क्या मिलेगा। यहां से इसको काट दीजिए, जो भी आ जाए सॉल्व कर दीजिएगा। 7500 काट के देखिए, यही आता है 10,800 आएगा। गुना भाग करिएगा ठीक से। तो कहीं ना कहीं समझते हैं कि पार्टनरशिप हो गया खत्म। हम लोग मिक्सर एलिगेशन पर अगली क्लास में ध्यान लगाएंगे। और ये बोल देता हूं सर, ऑनलाइन वाला भी सुन लीजिए, अगर कल इस बात की संभावना ज़्यादा बनेगी कि शाम वाली क्लास को बंद रखा जाएगा, ठीक है, अगर शाम वाली क्लास मान लीजिए हम बंद रखते हैं फाउंडेशन को, तो फिर आपका लपेट देंगे लगातार। 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, बीच में 1 घंटा गैप देते हुए, आधा घंटा आइएगा मूड में एकदम लपेटे देंगे। हाँ, रात हम 8:30 बजे। धन्यवाद।